नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रथम चैप्टर के बारे में। अगर आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो क्या पढ़ना है इसको तो मैं बताऊंगा। क्योंकि 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है तो संपूर्ण यूनिट को मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ में आज का जो वीडियो है उसमें हम पहले यूनिट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। यानी इकाई संख्या 1 में कई सारे चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। यानी 4-5 चैप्टर आज एक ही वीडियो में समाप्त होगा। खास साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आखिरकार इकाई संख्या 1 में क्या शामिल है, इकाई 2, इकाई 3, 4, 5, 8 तक में क्या क्या आपको पढ़ना है पूरा विस्तार से बताऊंगा। प्राचीन इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास अलग सब्जेक्ट है और मध्यकालीन इतिहास अलग सब्जेक्ट है। तो अगर आपका मध्यकालीन इतिहास सब्जेक्ट है तो उसका सिलेबस अलग है, उसको मैं अलग बताऊंगा। अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसका सिलेबस अलग है। तो एंशिएंट हिस्ट्री आज आप देख रहे हैं और मेडिवल हिस्ट्री जो है या केवल हिस्ट्री कहा जाता है जिसको, उसका सिलेबस अलग है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। 2027, 28, 29 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कि मैं हर एक यूनिट के कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे यूनिट समाप्त करूंगा तुरंत मैं इसी वीडियो के माध्यम से ही करवा दूंगा। और सभी यूनिट के आपके हैंड रिटन नोट्स भी तैयार किए गए, वो भी आपको मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। यानी सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल होंगे आपके। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर और एक चैनल का नाम है बीए करेकर। इन दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास में पेपर का क्या नाम है। तो पेपर का नाम है दोस्तों क्या, पेपर का नाम है भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो सिलेबस में क्या शामिल है इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है, 25 नंबर आपको मिलते हैं दोस्तों आपके कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल वगैरह और ये जो आपकी असाइनमेंट वगैरह होता है उसका। और 75 नंबर का आपका पेपर होता है आपका जहां पर एग्जाम सेंटर जाता है। ठीक है, सारी जानकारी आपको देने का प्रयास रहता है मेरा। अब यहाँ पर आप देखेंगे भारत की प्रारंभिक संस्कृतियां आपको पहले 4 इकाइयों में पढ़नी होती हैं। जैसे कि पहला आपका है अध्ययन के क्षेत्र, आपको पढ़ना अध्ययन के स्रोत, यानी प्राचीन इतिहास का अध्ययन जो है हम जब करते हैं तो वह अध्ययन कैसे करते हैं, उसका स्रोत क्या है, यानी कहाँ से चीजें आई हैं। जैसे पुरातात्विक प्रमाण, वैदिक साहित्य, वेदांग साहित्य, रामायण, महाभारत, इन चीजों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे यूनिट में सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। इसका उद्गम कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ, प्रमुख विशेषताएं क्या रही, सामाजिक एवं धार्मिक स्वरूप के बारे में, वैश्विक संपर्क, व्यापार, वाणिज्य और कैसे पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरा विस्तार से देखेंगे। फिर यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति का स्वभाव, आर्यों का सामाजिक संगठन, धार्मिक और आर्थिक जीवन, वैदिक सभ्यता का सिंधु सभ्यता से क्या संबंध रहा, पूरे रिलेशंस को समझने का प्रयास करेंगे। यानी इसमें आपका एक चैप्टर वैदिक संस्कृति का स्वभाव हो जाएगा, दूसरा चैप्टर आर्यों का सामाजिक संगठन, तीसरा चैप्टर धार्मिक और आर्थिक जीवन किसका, वैदिक संस्कृति में, और चौथा चैप्टर हो जाएगा वैदिक सभ्यता का सिंधु सभ्यता से संबंध। ये 4 चैप्टर्स को एक ही वीडियो में हम समझेंगे। इस तरीके से हम लेक्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे। चौथा आपका है महाकाव्यकालीन संस्कृति में सामाजिक संगठन है, खास करके महाभारत और रामायण के युग में समाज का संगठन कैसा था और कैसे मोरल आइडियाज या मोरल जो आइडियल्स थे यानी नैतिक आदर्श क्या थे, उन सभी चीजों को समझेंगे। अब अगली इकाइयों में इकाई नंबर 5 में आपको पढ़ना 5, 6, 7, 8 ये विश्व के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आपको पढ़ना है। ठीक है, अध्ययन के स्रोत की अगर बात की दोस्तों तो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण, विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, इसको हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, विस्तार, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं वहां की, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, असीरियन सभ्यता। ये बेबीलोनिया, सुमेरियन और असीरियन ये तीनों सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही विकसित हुई हैं। तो पूरा विस्तार से इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इकाई नंबर 7 में नील घाटी सभ्यता का उदय कैसे हुआ,
इसका विकास कैसे हुआ, सामाजिक और धार्मिक स्वरूप इसका कैसा था, इसके बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। इकाई संख्या 8 की अगर बात की दोस्तों, तो चीन की सभ्यता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चीन के सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ और अन्य प्रमुख विशेषताएं जो चाइना की सभ्यता के लिए, इन चीजों को हम समझ लेंगे। इस तरीके से पाठ्यक्रम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इकाई संख्या 1 की अगर बात की दोस्तों, इकाई संख्या 1 आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे आपके हैंड रिटन आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक इकाई के नोट्स आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे दोस्तों। आपको मैं एक बार नोट्स की क्वालिटी दिखा देता हूं ताकि आपको कहीं पर भटकना ना पड़े और सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाए। जैसे कोई भी चीज आएगी तो उसका चित्र, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र भी मैंने यहाँ पर आपके लिए रख रखा है, फोटो भी लगा रखी है। आप देखें, जैसे कि अभिलेखों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो अशोक के शिलालेख यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, जब हम गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों के उदाहरण देंगे तो उसका भी यहाँ पर मैंने प्रूफ दे रखा है। सांची का स्तूप का फोटो भी दे रखा है। ठीक है, ऐसे जब हम उत्खनन स्थल से प्राप्त जानकारी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने बर्तन की कुछ फोटो जो हमसे मिले, उत्खनन में मिला, जो हमारे जो ये चीजें हैं वो सब चीजें मैंने फोटो भी यहाँ पर रख रखी है। तो ये सब चीजों को आप जब देखेंगे तो आपके दिमाग में, और ये नोट्स जब मिलेगा तो बहुत ही बारीकी के साथ आप इन चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसे ही तमाम प्रकार के नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। ये पूरे नोट्स आपके लिए दोस्तों मिल जाएंगे। हर एक इकाई के नोट्स हैं। ठीक है, केवल एक इकाई के नहीं। ये प्रथम इकाई के नोट्स आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, बाकी आपके इकाई संख्या 2 के ऐसे नोट्स, इकाई संख्या 3 के ऐसे नोट्स, इकाई संख्या 4 के ऐसे नोट्स और लास्ट में आप देखेंगे ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इकाई संख्या 1 के ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा विस्तार से आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 8 तक पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। कहीं से दूसरे कहीं कोई पेपर से या किसी किताब से, किसी सीरीज से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको कोर्स में कैसे ज्वाइन होना है, इसके लिए आपके लिए ऑफर रखा गया है। मात्र 100 रुपए फीस में एक सेमेस्टर का, यानी 6 महीने तक आप पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की फीस केवल और केवल 100 रुपए रखी गई है। और एक ऑफर भी चल रहा है 9984 039 139। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार आपने एडमिशन लिया है, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और आपको पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलता है यहाँ पर। हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, आपका समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, अर्थशास्त्र, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलता है। आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपके लिए रखी गई है मात्र 100 रुपए। अगर आप जैसे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा और उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देनी। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। अगर आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करना है और वीडियो लेक्चर्स वाले ग्रुप में जुड़ना है तो ठीक है। वही ग्रुप में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट और अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप का प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप 150 रुपए फीस जमा करते तो ये ऑफर में चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है और सेकंड सेमेस्टर का फीस भी 100 रुपए है। दोनों सेमेस्टर का फीस कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। लेकिन आपके लिए 200 रुपए फीस नहीं है। अगर आप इकट्ठा फीस जमा करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का तो आपके लिए ऑफर जो है वैलिड हो जाएगा। यानी मात्र 150 रुपए फीस करेंगे, 200 रुपए नहीं, केवल 150 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा पूरा 1 साल तक का बैच। यानी 1 साल तक इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री ही नहीं बल्कि आपको जितने भी सब्जेक्ट है को करिकुलर वाला भी, यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य शामिल है, चाहे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला शामिल है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा होती है को करिकुलर वाली, यानी अनिवार्य पेपर जो होता है उसकी भी पूरी तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी मेजर माइनर सभी की तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कोर्स में ज्वाइन इसलिए होना चाहिए, जैसे आप एडमिशन लिए हो, आप किताब बोलोगे अपने पापा से किताब खरीद दीजिए। अब एक किताब का दाम, एक सेमेस्टर किताब में कम से कम 200 रुपए की एक किताब आती है या 150 रुपए की एक किताब आती है। ठीक है, मतलब कि एक सब्जेक्ट की कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट की किताब लेनी पड़ेगी, एक को करिकुलर की और 3 आपके, एक माइनर की और 2 मेजर सब्जेक्ट की। तो आपके 4 सब्जेक्ट किताब का दाम कम से कम आपका हो जाएगा 800 रुपए के आसपास। ठीक है, अब जब 800 रुपए का आपका हो जाएगा फीस, तो ये आपका एक सेमेस्टर में खर्चा हो रहा है, 2 सेमेस्टर में 1600 खर्चा हो रहा है। तो 100 रुपए में फर्स्ट सेमेस्टर आपको मिल जा रहा है, तो 700 रुपए की बचत यहाँ पर आपकी हो रही है। और साथ ही साथ में दोस्तों आपकी बचत यहाँ पर क्या
और यहाँ पर 1600 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं 2 सेमेस्टर में, और वहां पर आपको केवल 150 रुपए में, यानी यहाँ पर कम से कम आपके 1450 रुपए की बचत हो रही है। तो आपके लिए बेटर रहेगा, सबसे बेटर कि 150 रुपए आप फीस जमा करें और तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। या फीस जैसे आपके लिए गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग रखा गया, कोई इश्यू की बात नहीं है। आप अपने घर में जो है किसी से भी पेमेंट करवा सकती हो या करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ही पेमेंट करें, आपको जुड़ना है तो आप किसी दुकान से या अपने खुद से किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं, तो कोई इश्यू की बात नहीं। और सभी सब्जेक्ट कहां पर मिलेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर सभी विषय के नोट्स आपको मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। सभी विषय का यहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा, सभी यूनिट का, ठीक है। और नोट्स आपकी क्वालिटी आपने देख ली, कितनी बेटर क्वालिटी का नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है। ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। ऐसे ही नोट्स आपको प्राप्त करने के लिए तुरंत एसएमएस करें 9984 039 139 पर, जुड़ जाए हमारे साथ, ठीक है। देर मत कीजिए। आप एग्जाम टाइम में सीरीज आती है, सीरीज खरीदते हैं, एक सीरीज का दाम 60 रुपए है, 4 सीरीज का दाम 6 चौके 24 240 रुपए हो जाता है एक सेमेस्टर में, ठीक है। और ये फीस पैसे आप वहां पर जो देते हैं वही फीस आप हमारे पास जमा करेंगे मात्र 100 रुपए में, और 150 रुपए में आपका वैसे 480 रुपए हो जाता है। यहाँ पर 480 रुपए 2 सेमेस्टर का हो जाएगा फीस आपका, सीरीज खरीदेंगे तो खर्चा। लेकिन आप हमसे जुड़ते हैं तो मात्र 150 रुपए में आपको जो है मिल जाता है पूरे जो है 1 साल तक का नोट्स। और आप हमारे गाइडेंस में रहोगे, क्या क्या कैसे पेपर आना है और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन सब कुछ आपको मिलता है। जैसे मान लेते हैं अभी 2027 का किसी दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर होता है तो उसको सभी सॉल्व करवा देता हूं मैं तुरंत, तो ये आपका फायदा मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेटर है शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप तुरंत जो है इस पर एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाए, देर मत कीजिए, ठीक है। जितना देर करेंगे आपके लिए ही उतना जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप तुरंत जुड़ जाए, देर मत कीजिए। मात्र और मात्र 150 रुपए फीस की बात है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं रखी, बहुत कम फीस मैंने रखी है। अब इकाई संख्या 1 के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इकाई संख्या 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत समझते हैं। यानी इतिहास जब हम जानते हैं तो कैसे जानते हैं, इतिहास का अध्ययन हम क्यों मतलब कि जैसे करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, ठीक है। और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको इतिहास जानने के लिए जानकारी प्राप्त करवाती हैं कि भाई इतिहास आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सबसे बात है प्रस्तावना। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध रहा है। प्राचीन काल में घटनाओं को आधुनिक ढंग से लिखित रूप में सुरक्षित रखने की परंपरा बहुत कम थी, क्योंकि पहले जब प्राचीन काल की बात की तो लिखने का विकास भी नहीं हुआ था उस समय, तो उस समय कैसे हम जान पाएंगे। तो पूरा तात्विक स्रोत तो एक होता है जिसमें सिक्के मिलते हैं, तमाम प्रकार के बर्तन मिलते हैं या मूर्तियां मिलती हैं, तो उनके आधार पर उनकी कार्बन डेटिंग एक पद्धति है, उसके द्वारा कार्बन डेटिंग करते हैं हम। और कार्बन डेटिंग से जो डाटा मिलता है उससे हम उस समय काल के बारे में पता लगा लेते हैं और उस पर जो कुछ लिखा पढ़ा होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है, और इस तरीके से जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि इतिहास स्पष्ट तौर पर लिखा गया हो पहले प्राचीन इतिहास में, ऐसा नहीं है। तो इन्हीं सभी पुरातात्विक साक्ष्यों पर हमको डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो आधुनिक इतिहास में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से चीजों को बताया है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए इतिहासकारों को भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। इन स्रोतों के आधार पर, स्रोत यानी कहां से जानकारी मिलती है उसी को स्रोत कहते हैं। तो इन स्रोतों पर ही प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। किन स्रोतों पर, जिन स्रोतों के बारे में आगे चल करके हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला हेडिंग आप डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, इतिहास के स्रोत का अर्थ। इतिहास के स्रोत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखिए जिन साधनों अथवा प्रमाणों से अतीत की घटना, अतीत माने जो बीती हुई घटनाएं हैं, ठीक है, तो जिन साधनों अथवा प्रमाणों से अतीत यानी बीती हुई घटनाओं का, व्यक्तियों का, सभ्यताओं का और संस्कृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें इतिहास का स्रोत कहा जाता है। यानी कि जो बीती हुई घटनाएं हैं, जो बीते हुए व्यक्ति हैं, जो सभ्यताएं यानी सिविलाइजेशन जो बीत चुकी है, जो कल्चर्स हमारे बीत चुके हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है किससे, जिन साधनों से, जिन प्रमाणों से, उन्हीं को स्रोत कहा जाता है इतिहास का, ठीक है। ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इतिहास के स्रोत इतिहासकारों के लिए एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं तथा अतीत को समझने का एक बेस तैयार करवाते हैं, एक आधार प्राप्त करवाते हैं। तो ये चीजें आपके लिए बेटर होती हैं जानने के लिए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार ये कुछ विद्वानों के अनुसार हम परिभाषाओं को समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं। ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं और मैंने आपके लिए इतना जबरदस्त नोट्स तैयार किया हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ करके आपको बड़ा मजा आ रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को जान पा रहे होंगे, ठीक है।
देखिए राधा कमल मुखर्जी, राधा कुमुद नहीं कमल मुखर्जी कर लीजिएगा, राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, के अनुसार इतिहास के स्रोत वे साधन हैं जिनके आधार पर अतीत की घटनाओं का पुनर्निर्माण किया जाता है। किसके घटनाओं का? अतीत की जो घटनाएं होती हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाता है इतिहास के स्रोत के द्वारा। ऐसे ये साधन होते हैं, ठीक है। डी कोसाम्बी कहते हैं कि इतिहास का निर्माण उपलब्ध प्रमाणों और स्रोतों के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है। वहीं पर आरसी मजूमदार कहते हैं, रमेश चंद्र मजूमदार इनका पूरा नाम है, बढ़िया इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्रोत जो होते हैं अतीत के जीवन और जो अतीत की घटनाएं हैं उनका विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं वो इस तरीके से, ये कुछ विद्वानों की परिभाषाएं रही जो स्रोत रहे हैं उनकी। अब थोड़ा सा और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से उनको समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों की अगर बात की जाए तो पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। इस तरीके से ये स्रोत हमको मिले जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में कैसी कैसी चीजें रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर चीजों को जानने से पहले एक चीज यहाँ पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि यहाँ पर चीजों को अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहीं पर देख लीजिए। जैसे कुछ अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? जैसे किसी पत्थर में किसी राजा ने कोई चीज लिखवा दिया है तो अभिलेख हो गया, ठीक है। सिक्के मिले, स्मारक मिले, बहुत सारे जो है जो स्मारक माने जैसे घर वगैरह पुराने बने हुए थे वो सब, मूर्तियां और उत्खनन से प्राप्त जब हम खुदाई हुई, ठीक है, तो उससे तमाम प्रकार की वस्तुएं मिली। उन्हीं वस्तुओं के का चूर्ण लेकर के कार्बन डेटिंग की पद्धति की गई और कार्बन डेटिंग में उसके एज को निकाला गया, किस समय की चीजें हैं, तो उस समय के बारे में हम देखते हैं। और भी अगर स्रोत मिलते हैं तो उनको मैच करके उस समय कौन से राजा रहे होंगे, कौन से सिक्के चल रहे होंगे, सब कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। कभी कभी सिक्कों पर राजाओं के नाम भी लिखे रहते हैं, जैसे आहत सिक्के वगैरह, कोई सिक्के हो गए, पंचमार्क सिक्कों पर चीजें जो है उसमें मार्क रहता था, तो इन सभी चीजों से हमको जानकारी मिल जाती है। दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत, यानी जैसे वेद हो गया हमारा, प्राचीन साहित्य को जानने के लिए वेद। वेद में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो वेद हो गया, वेदांग 6 होते हैं, उपनिषद बहुत सारे हैं, रामायण और महाभारत, इन सभी से भी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये साहित्यिक स्रोत है, साहित्य में लिखी हुई चीजें हैं, ठीक है। और इन्हीं से हमको जानकारी मिलती है उस समय का सामाजिक जीवन कैसा रहा, उस समय का समाज का संगठन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, सब कुछ जानकारी। और तीसरा होता है जो विदेशी यात्री हमारे भारत में भ्रमण के लिए आए या व्यापार करने के लिए आए, उन्होंने भी कुछ जानकारी लिखी होगी। तो विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए वृत्तांत को विदेशी यात्रियों का विवरण कहते हैं। तो 3 टाइप के जो है स्रोत हमको मिलते हैं प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। इतिहास के स्रोतों का क्या महत्व है इसको समझने के लिए आप इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे। जैसे कि इतिहास के स्रोतों का महत्व, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पहला महत्व, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इससे क्या होती है? इतिहास के स्रोतों से जो प्राचीन सभ्यता है, पहले कैसे लोग रहते थे, कैसे खाते पीते थे और किस तरीके से उनका व्यवहार था, संस्कृति कैसी थी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। इसके साथ साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन संभव हो पाता है कि उस समय का धार्मिक और सामाजिक जीवन कैसा था, समाज कितने भागों में उस समय बटा हुआ था, वहां का धर्म कैसा था, सब कुछ जान पाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान होता है, यानी कि कोई पॉलिटिकल अगर घटना हुई है तो उसके बारे में भी इतिहास हमको बता देता है। इसके साथ साथ आर्थिक व्यवस्था वहां की कैसी थी, कैसे लोग अपना जीविका निर्वाहन करते थे, कैसे लोग पैसा कमाते थे, ठीक है, व्यापार कैसे करते थे, इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इतिहास को प्रमाणिक और वैज्ञानिक आधार भी इन्हीं स्रोतों के आधार पर प्राप्त होता है। यानी अगर स्रोत अच्छा मिलता है तो वही घटना, वही तथ्य जो होता है प्रमाणिक माना जाता है। अगर वही स्रोत अच्छा नहीं मिलता है तो घटना अच्छी नहीं मानी जाती, प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। मेरी फोटो थोड़ी सी ब्लैक आ रही हुई, काली आ रही हुई, जानबूझ करके मैंने ऐसा किया है ताकि आपको बोर्ड पर स्पष्ट दिखे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बगल में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई थी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। परीक्षा के हेतु प्रमुख जो है बिंदु यहाँ पर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको जब आप पढ़ेंगे तो चीजें हो जाएंगी आपके, जब आप नोट्स प्राप्त करते हैं उसमें आपको मिल जाती है। इकाई 2, इकाई 2 की अगर बात की तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो अब आपने समझा कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और तीसरा स्रोत होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अब हम चर्चा करते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में कि आखिरकार
पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं जिनको हमको हमारे मतलब जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत का परिचय समझते हैं पहले। देखिए, पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक अवशेष होते हैं, भौतिक अवशेष जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, ऐसे अवशेषों को भौतिक अवशेष कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यह रिमोट हमको खुदाई में मिला, तो ये पुरातात्विक अवशेष है और यहाँ से जो चीजें हमको मिली हैं अब इसको हम देखेंगे भौतिक अवशेष है। अभौतिक अवशेष जैसे विचार वगैरह कोई दिखाई पड़े मतलब कि कोई चीज, तो वो चीज भौतिक अवशेष है। जो उत्खनन, अन्वेषण माने खोज और खोज के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम खुदाई करते हैं, कोई खोजबीन करते हैं, तो वहां से हमको जो भौतिक चीजें मिलती हैं वह एक प्रकार से वही पुरातात्विक स्रोत होते हैं। इन अवशेषों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, कला कैसी रही उस समय, स्थापत्य कला कैसी रही यानी घर बनाने की कला, ठीक है, आर्ट बनाने की कला कैसी रही, कल्चर कैसा रहा, सिविलाइजेशन कैसा रहा, और अर्थव्यवस्था कैसे लोग कमाते खाते थे, सामाजिक जीवन समाज कितने भागों में बटा हुआ था और किस धर्म को लोग मानते थे, इन सभी की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी। ठीक है, ये चीज रही इसका परिचय। अब अर्थ समझते हैं। ऐसे सभी भौतिक प्रमाण जो धरती के भीतर या सतह पर प्राप्त होते हैं और जो अतीत की जीवन शैली की जानकारी देते हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। मेरे हिसाब से बेटर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत का महत्व समझते हैं। पुरातात्विक स्रोत का महत्व दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब लिखे पढ़े साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं, जब पुराने समय में कोई इतना ज्यादा इतिहासकार ने कुछ लिखा नहीं था, ऐसे में पुरातात्विक स्रोत ही हमारी मदद करते हैं इतिहास को जानने के लिए। पहली बात, यह स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं। दूसरा महत्व, इनके द्वारा हमें लिखित स्रोतों से पूर्व की सभ्यताओं की जानकारी मिलती है। जब लिखित साक्ष्य नहीं, जब लिखित, जैसे कुछ इतिहास हमको ऐसे जो लिखित साक्ष्य मिल गए हैं लेकिन कुछ नहीं मिले हैं, तो जो नहीं लिखित साक्ष्यों के आधार पर मिल रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों से, उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ में यह स्रोत वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक और वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये किसी लाग लपेट की बात नहीं करते। पुरातात्विक स्रोत या तो सही या गलत होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एकदम से वस्तुनिष्ठ होते हैं और इनकी जानकारी प्रामाणिक होती है और वैज्ञानिक होती है, क्योंकि ये किसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके नहीं लिखे गए हैं। मान लेते कोई इतिहासकार है, अब इतिहासकार जब कोई चीजों को लिखेगा दोस्तों, तो वह एक प्रकार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, वो गलत भी लिख सकता है, थोड़ा सही भी लिख सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्यों की, तो ये केवल सही जानकारी ही देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनसे समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला, विज्ञान, तकनीक आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, और ये स्रोत इतिहास लेखन के लिए अत्यंत विश्वसनीय माने जाते हैं। कौन? पुरातात्विक साक्ष्य। तो इस तरीके से इसका महत्व आपने लिख दिया। पुरातात्विक साक्ष्यों का महत्व यहाँ पर आपसे प्रश्न अगर पूछे तो आराम से बता दीजिएगा। अच्छा, पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या क्या मिला है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभिलेख। अभिलेख भी पुरातात्विक साक्ष्य होता है। जैसे शिलालेख, किसी पत्थर पर लिखा हुआ है, स्तंभ, कोई बड़ा बड़ा स्तंभ लगवा दिया, उस पर लिखवा दिया गया। ताम्रलेख, तांबे के पत्रे पर। गुफा लेख, गुफाओं में तमाम प्रकार के लोग लिखवा देते थे, राजा महाराजा लोग, तो वहां से जो चीजें मिली हमको वो भी जानकारी देती हैं। सिक्के हमको बहुत सारे मिले हैं, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, जिन पर शासन, अर्थव्यवस्था, धर्म आदि की जानकारी मिल जाती है। खास करके पंचमार्क सिक्कों की अगर बात करेंगे हम, तो पंचमार्क सिक्कों पर तमाम प्रकार की फोटो राजा महाराजाओं की छपी हुई होती थी। ठीक है, और कुछ धार्मिक फोटो भी लगी रहती थी। स्मारक और भवन मिले हैं हमको, जैसे स्तूप मिला, सांची का स्तूप हो गया, तमाम प्रकार के विहार, मंदिर, किले, महल आदि जो प्राचीन स्थापत्य कला का परिचय देते हैं कि किस तरीके के पहले भवन बनाए जाते थे, किस तरीके के पहले मंदिर बनते थे। क्योंकि वो पहले पुराने जमाने के जो हमको मिले, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पहले ऐसे घर बनाए जाते थे। तो ये भी इतिहास की जानकारी देते हैं। उत्खनन सामग्री, जैसे मिट्टी के बर्तन मिले, औजार, तमाम सारे आभूषण, अस्त्र शस्त्र, हड्डियां, अनाज के अवशेष, खिलौने, ये सब मिले। इसके आधार पर उस समय के भाई खिलौने होते थे, उस समय में अनाज भी होता था, उगता था, तो ये सब चीजें हम जान पाते हैं। जैसे अनाज मिला तो हमने क्या जुगाड़ लगाया कि अनाज अगर मिल गया यानी कि वहां पर कृषि होती थी। अगर जो है पशुओं के चीजें मिल गई यानी पशु भी पालते थे लोग। ठीक है, कोई औजार मिल गया यानी शिकार भी खेलते थे। ठीक है, मूर्ति और चित्रकला, यानी विभिन्न देवताओं की मूर्तियां मिली है, मानव मूर्तियां, गुफा चित्र और भित्ति चित्र भी मिले हुए हैं। इस आधार पर तमाम प्रकार की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है और हम इस तरीके से जो है इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों का इतिहास लेखन में क्या योगदान रहा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यह स्रोत उन सभ्यताओं की जानकारी देते हैं जिनके लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरी बात, इनसे प्राचीन लोगों के दैनिक जीवन,
उनका खान पान, वस्त्र, आभूषण, व्यापार एवं उद्योग का पता चलता है। इसके अलावा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि कैसे सिस्टम चलता था प्रशासनिक, और राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। प्राचीन कला के बारे में, साहित्य के बारे में और धर्म के विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन भी संभव हो पाता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही। इसके साथ साथ ये स्रोत अन्य स्रोतों, खास करके साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय आदि स्रोतों की पुष्टि करते हैं। कौन से स्रोत? जैसे कोई साहित्यिक स्रोत है, अब साहित्य में जो जो चीजें लिखी हुई हैं, वो लिखी है किसने लिखा है, सही लिखा कि गलत लिखा, वो चीज मैटर नहीं करता है। लेकिन जब पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाते हैं उस चीज के, उस रचना के, तो ऐसा लगता है कि वो चीज प्रमाणिक है। तो ऐसे में साहित्यिक और अभिलेखीय चीजों की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही। ठीक है। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं वो ये है कि पुरातात्विक स्रोत भौतिक प्रमाण होते हैं जिनको आप छू करके देख सकते हैं और आसानी से उसके बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं प्राचीन सभ्यता की जानकारी देती हैं। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, उत्खनन सामग्री, मूर्तियां प्रमुख पुरातात्विक स्रोत में शामिल होते हैं। इन स्रोतों से इतिहास लेखन अधिक प्रमाणिक और वैज्ञानिक बनता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने पुरातात्विक स्रोत के बारे में समझा। अब दूसरा स्रोत है दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार। अब उसी चीज को जो मैंने आपको बताया था उसी चीज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक अवशेष हैं जो उत्खनन, अन्वेषण और खोज के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला अभिलेख, जैसे शिला, स्तंभ, ताम्रपत्र, गुफा, मंदिर आदि पर लिखे गए लेख। अब ये अशोक का शिलालेख है। यहाँ पर ये शिला है यानी पत्थर की शिला है, और पत्थर की शिला पर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये अशोक का शिलालेख है। ठीक है, ये एक क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर खुदवाई गई हैं, चीनी हथौड़ी से लेकर के यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। अब जब ये शिला हमको मिली तो इस पर जो लिखावट है इसको पढ़ा गया। ठीक है, जब इसको पढ़ा गया दोस्तों, फिर उसके बाद में उस समय इतिहास की भैया अशोक ने लिखवाया था पता चला। ठीक है, तो ये होता है आपका अभिलेख। अभिलेख होता है शिलालेख, इसको कहते हैं, शिलाओं पर लिखा है। अब यही चीज अगर स्तंभ पर कोई बड़ा खंभा बना होता, उस पर लिखा होता तो उसको स्तंभ लेख कहते। तांबे के पत्ते पर लिखा होता तो ताम्रपत्र लेख कहते इसी को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे है, तो स्तंभ, ताम्रपत्र, गुफा, मंदिर आदि पर लिखे गए लेख, इनसे राजाओं, उनके कार्यों, उनके दान, धार्मिक विश्वास, प्रशासन तथा सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऐसे लेखों से प्रमुख अभिलेखों में अशोक के शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, नासिक गुफा अभिलेख और जूनागढ़ का शिलालेख बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है इतिहास की जानकारी के लिए। अब दूसरा आता है दोस्तों सिक्के। अब गुप्त काल में सोने के सिक्के खूब चले हैं, इससे गुप्त काल के बारे में खूब जानकारी मिलती है। देखिए, प्राचीन काल में विभिन्न शासकों के द्वारा जारी सिक्के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इनसे आर्थिक जीवन, यानी अगर सिक्के सोने के हैं तो यानी कि बढ़िया उस समय जो है लोग धनी रहे होंगे। ठीक है, व्यापार भी हो रहा होगा, सिक्के चलते तो व्यापार भी हो रहा होगा। दूसरे देश के सिक्के भी कहीं भी मिल जाते तो उससे भी पता चल जाता है। तो राजनीतिक इतिहास, शासकों के नाम सिक्कों पर लिखे रहते हैं, जिससे शासकों के नाम क्या थे, उनकी उपाधियां भी सिक्कों पर कभी कभी खुदवा दी जाती थी। प्रतीक और कला की जानकारी भी मिलती है। प्रमुख सिक्के, पंचमार्क सिक्के जिस पर एकदम से एक मोहर लगी रहती थी, कुषाणकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, सातवाहन सिक्के, तमाम प्रकार के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो ये गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के सोने के सिक्के हैं, जो एक प्रकार से इस पर राजा रानी की चित्र और बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को इस पे दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी सिक्के आप देखते हैं, कभी कभी धार्मिक सिक्के, उस पे नीचे राजाओं की उपाधियां, दूसरी तरफ फोटो, इस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, अब अगले उसमें आता सांची का स्तूप। देखिए, स्मारक और भवन, स्तूप, विहार, मंदिर, दुर्ग, महल, गुफाएं, स्तंभ, ये सब एक प्रकार से स्मारक और भवन में आते हैं, सब पुरातात्विक साक्ष्य हैं। जैसे स्तूप में सांची का स्तूप ये आपका बना हुआ है। अब जब ये मिला इस चीजों को तो इस पर रिसर्च हुआ, इसका पत्थर कितना पुराना है, किसने बनवाया था, इस पे कुछ लिखावट है, उसको पढ़ा गया, तो सारी चीजें क्लियर हुई। इनसे प्राचीन भारतीयों की स्थापत्य कला, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक जीवन तथा तकनीकी ज्ञान का पता चलता है कि उस समय कितना जबरदस्त तरीके से लोगों ने बनाया होगा। उदाहरण के रूप में सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, प्रारंभिक तौर पर तक्षशिला के अवशेष, ये सब जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, उत्खनन सामग्री, जैसे जब खुदाई होती है तो खुदाई में क्या मिलता है, जैसे कि आप देखते हैं तमाम सामग्री मिलती है। जैसे आप देखते हैं मिट्टी के बर्तन तमाम सारे मिल गए हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के औजार हथियार मिल गए हैं, और ये बर्तन, छोटे छोटे बर्तन मिल गए, तमाम प्रकार की जो है पशुओं की जो है मूर्तियां मिल गई, तो तमाम सारी चीजें मिली। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, मनके, अग्निकुंड आदि प्राप्त हुए हैं। इनसे प्राचीन समाज, उद्योग, व्यापार, कला, दैनिक जीवन,
आहार तथा संस्कृति की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख उत्खनन स्थल जैसे हड़प्पा से खुदाई हुई, वहां से बहुत सारी चीजें मिली, मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीजें मिली, रोथल से, कालीबंगा से, ठीक है, चंदेरी, अहिछत्र, कौशाम्बी, सारनाथ, इन सभी की खुदाई में बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं आप। पुरातत्विक स्रोत भौतिक प्रमाण होते तो वही चीजें लिखी गई, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला साहित्यिक स्रोत की अगर बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला स्रोत होता है वैदिक स्रोत। वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि साहित्यिक तो ये पुरातत्विक स्रोत आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब चूंकि साहित्यिक स्रोत की बात की है तो चूंकि प्राचीन भारत में उस समय विदेशी यात्रियों का विवरण उतना ज्यादा फेमस नहीं रहा, इसीलिए उसको हम समझेंगे नहीं। अब वैदिक साहित्य समझते हैं। वैदिक साहित्य मतलब संस्कृत, मतलब कि ये जो साहित्य होता है, मतलब साहित्यिक जो स्रोत होता है उसमें आता है वैदिक साहित्य, क्योंकि उस समय वेद ही था सबसे प्राचीन। ठीक है, तो वैदिक साहित्य की अगर बात की तो वैदिक साहित्य का अर्थ और परिचय। वैदिक साहित्य से आशय उन ग्रंथों से है जिनकी रचना वैदिक काल में हुई। यह साहित्य मुख्यतः वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों के रूप में मिलता है। इन ग्रंथों में उस समय के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला स्रोत है वैदिक साहित्य। फिर उसके बाद में आपका मध्य, मतलब की जो महाकाव्यकालीन साहित्य जिसमें रामायण और महाभारत, तो इन दोनों को भी आपको समझना पड़ेगा इसी यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, वैदिक साहित्य के प्रमुख भाग की अगर बात की दोस्तों तो पहला साहित्य, वैदिक साहित्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है संहिता, यानी जिसमें आपके 4 वेद आते हैं। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य तमाम सारे इन्हीं वेदों से बने हैं। आरण्यक, फिर उपनिषद, तो ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत है। इससे हमें उस युग की सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, जीवन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों को दोस्तों अपौरुषीय कहा जाता है, क्योंकि इसको किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, ये देवताओं के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा। श्रुति कहा जाता है, श्रुति माने क्या होता है, सुनने की परंपरा में आगे बढ़ा, क्योंकि जब वेदों का विकास हुआ तब लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, तो वेदों को सुन सुन करके कुछ ऋचाओं को कुछ विद्वानों ने याद किया, अपने शिष्यों को सुनाया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया। इस तरीके से वेदों को श्रुति परंपरा में आगे चल करके लोगों ने याद करके करके आगे बढ़ाया है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे आप, और यानी कि इसको पुरुष ने नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा इसको तैयार किया गया है वेदों को। ठीक है, तो वेदों की एक एक ऋचाएं बड़ी ही प्रमाणिक है, वैज्ञानिक है, 4 वेद है। अब आइए वेदों को समझने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर वेदों के बारे में कुछ जानकारी। चारों वेदों का परिचय, सामान्य परिचय। वेद का नाम इधर लिखा हुआ है, ऋग्वेद पहला वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इनका समय काल भी समझ लीजिए दोस्तों। ऋग्वेद का समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व, कुछ विद्वानों ने बताया, हालांकि ये उतनी प्रमाणिक जानकारी जो अभी तक मिली उसके आधार पर, लेकिन वेद इससे भी पुराने माने जाते हैं। ठीक है, इसमें स्तुतियां हैं, सूक्त है, यानी कि विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई। जैसे कि जो आपके घर में जब पंडित जी लोग आते हैं तो पंडित जी क्या पढ़ते हैं, स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। शुरुआत में सबसे पहला मंत्र वो स्वस्ति वाचन का ही होता है। जैसे हल्दी अक्षत दे करके आपको आचमन हो गया, आचमन के बाद में पवित्र धारण हो गया, और पवित्र धारण के बाद में आपको हल्दी अक्षत देकर के, पुष्प देकर के एक मंत्र पढ़ते हैं स्वस्ति वाचन का। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ओम आनो भद्रा क्रताओ यंतु विश्वतो अब्धास अपरीतास उद्भिदा, ऐसे पढ़ते हैं। या फिर कुछ पंडित जी लोग जो उतना जानकारी नहीं होती है वो स्वस्ति वाचन स्वस्तिनों से पढ़ते हैं। ये 9वां श्लोक वहां से शुरू होता है उसका। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता ऋक्षौ आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो ऐसे तमाम प्रकार के देवियों और देवताओं का वर्णन, उनकी स्तुतियां, ये मंत्र लिखे हुए, जैसे कि चंद्रमा मनसौ जातः चक्षु सूर्यो अजायतः, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति मन से, चक्षु यानी आंखों से, सूर्य की उत्पत्ति हुई है, यानी देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका पूरा वर्णन ऋग्वेद में आपको मिलता है। यहाँ तक कि जो हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, उसी पुरुष सूक्त में श्लोक है कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखमंडल से, बाहुराजन्याकृतः, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उरुत दस्य वैश्याः, उर्मा ने जंघा, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति, पदभ्याम शूद्रो अजयतः, यानी पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। यह एक प्रकार से दोस्तों ये सारी चीजें आपको मिलती हैं कहां पर, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के मंत्र, उनके जो है स्तुतियों के मंत्र, ये सब लिखे हुए हैं।
देवताओं की प्रार्थना लिखी हुई है। दार्शनिक विचार भी ऋग्वेद में ही दिए गए हैं। प्रमुख जानकारी है कि सामाजिक जीवन, धर्म, अर्थव्यवस्था, प्रकृति और आर्यों के जीवन के बारे में ऋग्वेद से काफी बेटर जानकारी मिल जाती है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के 1200 मतलब 1200 साल पहले यजुर्वेद था। यजुर्वेद का समय काल यह है। यज्ञ की विधियों के बारे में मंत्र तथा कर्मकांड संबंधित सामग्री लिखी हुई है। यज्ञ कैसे करवाना है, किस प्रकार के यज्ञ का कुंड बनेगा, कैसी वेदी बनेगी, सारी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, यज्ञ पद्धति, राजनीतिक व्यवस्था, समाज और कानून की जानकारी भी आपको यजुर्वेद में मिल जाएगी। तीसरा वेद है सामवेद। संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है। 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय काल भी यही रहा है, इसका ही भी रहा है। ठीक है, इसी समय काल सामवेद है, सामवेद यजुर्वेद का समय काल लगभग में एक ही जैसा। इसमें गायन योग्य साम स्तुतियां रखी गई हैं, संगीतात्मक मंत्र लिखे गए हैं। संगीत, कला, धार्मिक अनुष्ठान तथा सामाजिक जीवन से रिलेटेड है ये वेद। ठीक है, चौथा वेद है जो सबसे नया वेद है, लास्ट वेद है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व का समय काल है इसका। जादू टोना टटका, औषधियां, शांति कर्म, दार्शनिक मंत्र, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चिकित्सा के बारे में, शिल्प के बारे में, लोक जीवन, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में बढ़िया जानकारी है। खास करके जो भी जादू से लेकर के टोना टटका, तमाम प्रकार के औषधियों के बारे में, ठीक है, आयुर्वेद जो है यहीं से निकला हुआ है, अथर्ववेद से। ये सब चीजें आपको अथर्ववेद में मिल जाती हैं। ये सब चीजें जो है, ये सब भी चारों वेद जो है ये जानकारी देते हैं किसके बारे में, इतिहास को जानने के बारे में उस समय के। यानी कि आप देखेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का समय काल जो वेदों का काल रहा है, यहाँ पर जो है इस समय का जो सामाजिक जीवन कैसा रहा और प्रशासनिक चीजें कैसी रही, सब कुछ वहां पर बताया गया है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का ऐतिहासिक महत्व ये है दोस्तों। पहला महत्व, वैदिक साहित्य प्राचीन भारत का प्रमाणिक और सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोत है। इससे पहले कोई लिखित साक्ष्य नहीं मौजूद है। दूसरी बात, इससे हमें उस समय की धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञान होता है। इसके साथ साथ भाषा, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, शिक्षा, चिकित्सा और कला के विकास की जानकारी मिलती है। वेदों में वर्णित घटनाएं, विचार और संस्थाएं भारतीय संस्कृति की जड़ों को समझने में सहायता करते हैं। तो वैदिक साहित्य का ये ऐतिहासिक महत्व है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। वैदिक साहित्य 4 भागों में विभाजित है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, वेद, अपौरुषेय तथा श्रुति कहलाते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य से प्राचीन भारत के जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। मैंने आपको बताया कि अपौरुषेय मतलब ये पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा लिखे गए वेद। ठीक है, श्रुति मतलब क्या होता है, सुन सुन करके एक प्रकार से आगे बढ़े हैं। यानी इसको एक प्रकार से लिखा पढ़ा नहीं गया था, पहले लिखा नहीं गया था, क्योंकि लिखने का विकास नहीं हुआ और बाद में जब लिपि का विकास हुआ, लिखने का विकास हुआ, तब इसको लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, और लिपिबद्ध किसने किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। यह साहित्य 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व के मध्य रचा गया है। यह इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, ये रहा आपका वैदिक साहित्य। आगे देखते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। आप अगर देखेंगे यहाँ पर चीजें, आप वही चीज है जो मैंने आपको समझा के रखा है, तो वही चीज मैंने फिर से वहां पर रखी, थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर लिख दिया हुआ है, कोई इशू की बात नहीं। फिर से देखिए, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझने के लिए है कि चारों वेदों से प्राप्त सामाजिक और धार्मिक जानकारी क्या है। देखिए, परिवार व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी मिलती है। पहली बात, संयुक्त परिवार उस समय जब वेदों का समय चल रहा था तब संयुक्त परिवार था, ज्वाइंट फैमिली थी। ठीक है, पिता परिवार का पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था। ठीक है, यानी पितु समाज प्रधान था। हालांकि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था। वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मैंने श्लोक बताया था, ब्रह्मणो मुखमासीद बाहुराज्यान्यकृतः उरुतदस्वैश्या पदाभ्याम शूद्रो जाता। ठीक है, तो 4 वर्णों का उल्लेख है और यह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ये एक प्रकार से गुण और कर्म के हिसाब से बटे हुए थे। तीसरी बात है, आश्रम व्यवस्था में एक प्रकार से समाज बटा हुआ था। 4 आश्रम थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि बच्चा पैदा होता था और 25 साल तक का आश्रम, बच्चा पढ़ाई करता था और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता था, तो ब्रह्मचर्य आश्रम था। फिर 25 साल से लेकर के 50 साल तक गृहस्थ में रहता था वो, यानी शादी हो जाती थी, बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था। ठीक है, और ब्रह्मचर्य की सेवा करता था, वानप्रस्थियों की सेवा करता था। फिर आता है 50 के बाद में माला मंत्र ले लो, और 50 से लेकर के 75 तक का समय काल है कि आप घर का चौखट अंदर ना जाओ, बाहर बैठो, आराम से भाव भजन करो, माला मंत्र ले लो। और या फिर बानप्रस्थ, बान माने तो जंगल, प्रस्थ माने तो प्रस्थान करना,
अब तो भाई चौखटक बहरे चले गए, लेकिन पहले होता था लोग जंगल की ओर प्रस्थान कर देते थे और जो उनको रास्ते में चाहे वानप्रस्थी मिलते, गृहस्थी होते थे, चाहे ब्रह्मचर्य वाले, उनको ज्ञान देते हुए आगे बढ़ते थे। अपने गृहस्थ का अनुभव और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दोनों को बांटते हुए आगे बढ़ते थे। जंगल में जाने को वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर इसके बाद में जब बच कुछ जाते थे 75 के बाद में भी अगर आप जीवन बचा है तो 75 के बाद से लेकर के 100 वर्ष तक आपका ये 25 साल का संन्यास आश्रम है। ये 4 आश्रमों में जो है आपका जीवन बटा रहता था और ये चारों आश्रम जो होते थे ये व्यक्ति के 4 पड़ाव माने जाते थे, ठीक है। और इनका सही से पालन करने के बाद में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला चौथी बात है स्त्री की स्थिति का पता चलता है। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था वैदिक काल में, परंतु कुछ सीमाएं भी थी। यानी कि यहाँ पर क्या था दोस्तों, स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था और कुछ सीमाएं थी, लेकिन स्त्रियां यहाँ पर एकदम से ठीक ठाक मात्रा में थी। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो जाती है, लेकिन वैदिक काल में स्त्रियां जो थी वो पढ़ाई लिखाई भी करती थी। जैसे अपाला, घोषा, ऐसे तमाम प्रकार की विदुषी महिलाएं रही हैं जिन्होंने शिक्षा पर काफी कमांड किया, ठीक है। इसके अलावा धर्म और अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि यज्ञ कैसे करना है, करवाना, हवन, देव पूजा, व्रत और पर्वों का वर्णन, यानी कि जो त्योहार वगैरह उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार और हस्तशिल्प के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में राजनीति, राजा, सभा, समिति, मंत्री, युद्ध और शासन प्रणाली का उल्लेख भी वेदों में मिलता है। इसके साथ साथ शिक्षा, गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी उस समय। वेदों के अध्ययन को विशेष महत्व यहाँ पर दिया जाता था गुरुकुल पद्धति में। इस तरीके से वेदों से बहुत सारी चीजें हमको जानकारी मिलती है। अब चारों वेदों से प्राप्त जो प्रमुख तथ्य हैं उसको समझते हैं। जैसे ऋग्वेद सर्वप्रथम रचा गया वेद है। दूसरी बात, यजुर्वेद यज्ञ कराने की विधि बताने वाला वेद है। सामवेद संगीत के रूप में गाए जाने वाले मंत्र इसमें लिखे हैं। भारतीय संगीत शास्त्र का जनक है सामवेद। अथर्ववेद जनजीवन से संबंधित विधि विशेष में शामिल है, खास करके जो तमाम प्रकार की औषधियों का उपयोग किन किन रोग में करना है और जादू टोना टटका से लेकर के सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद बाद में आया इसीलिए इसको ब्रह्म वेद कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है तो अथर्ववेद नहीं शामिल है, बाकी यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद शामिल है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट वेद 4 ये है कि 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व के मध्य रचे गए हैं। ये सब चीजें यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। अब दोस्तों वेदांग साहित्य, वैदिक साहित्य के बाद में क्या आता है आपका वेदांग साहित्य। इसमें क्या है इसको समझते हैं। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं, क्योंकि वेद जो लिखे गए थे वो कठिन भाषा है वेद की। वेद को समझना पढ़ना थोड़ा सा कठिन काम था, इसीलिए वेदों को समझने के लिए, वेदों की ऋचाओं को जानने के लिए वेदांग रचा गया, ताकि वेदांगों के माध्यम से इसको पढ़ा जा सके, ठीक है। वेदांगों के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है वेदों को। वेदांग जो है 6 प्रकार के होते हैं। वेदांगों के अध्ययन, वेदों के अध्ययन, समझने तथा उनके सही अर्थ जानने के लिए जिन सहायक ग्रंथों की रचना की गई उन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है वेद और दूसरा है अंग, ठीक है। इन वेदांगों का कार्य वेदों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखना तथा उन्हें समझने में सहायता करना है। वेदांग कुल मिलाकर के 6 हैं, इन्हें वेदों के उपांग भी कहा जाता है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। पहला वेदांग है दोस्तों शिक्षा, उच्चारण विज्ञान, यानी वेदों का मतलब उच्चारण कैसे करना है शिक्षा के द्वारा। हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे भाई कैसे उच्चारण करना, किसी भी वर्ण को कैसे पढ़ना, कैसे समझना है। दूसरा होता है वेदांग कल्प, कल्प माने कर्मकांड विज्ञान। तीसरा है व्याकरण, यानी कि व्याकरण विज्ञान, कैसे कैसे नियम कायदों के हिसाब से चीजों को पढ़ना समझना होता है, तो व्याकरण भी पढ़ना है। निरुक्त चौथा वेदांग है शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, कर्म, पूरा जानकारी निरुक्त में दी गई है। छंद, यानी कि छंद विज्ञान, किस लय या किस छंद में लिखा गया। ज्योतिष, गणित और खगोल विज्ञान। ये 6 वेदांग हैं। इन 6 के आधार पर अगर आप इन 6 में बढ़िया निपुण हैं तो आप वेदों को आराम से, वेदों की ऋचाओं को तोड़ करके समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। 6 वेदांगों का संक्षिप्त परिचय और महत्व की अगर बात की दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए शिक्षा, सबसे पहला वेदांग स्वर का उच्चारण कैसे करना है, मात्रा, बल, स्वर तथा वर्णों के सही उच्चारण का ज्ञान कराता है हमको कौन, शिक्षा ही कराता है। महत्व इसका यह वेदों के सही उच्चारण तथा श्रुति परंपरा को सुरक्षित रखने में सबसे जरूरी था शिक्षा। फिर दूसरा आपका आता है वेदांग कल्प। कल्प जो था यज्ञ, संस्कार, अनुष्ठान और धार्मिक कर्मों की विधियों का वर्णन करता है। इसका महत्व यह है कि वैदिक कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी यहां से मिल जाती है कल्प से।
तीसरी बात, तीसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण की अगर बात की दोस्तों, शब्दों की शुद्ध रचना, उनके रूप, उनका प्रयोग कैसे करना है, उसका नियम, इन सभी का ज्ञान कराता था व्याकरण हमको। वेदों की भाषा को शुद्ध और स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करता है कौन? जो आपका व्याकरण होता है। चौथा वेदांग होता है निरुक्त। निरुक्त की अगर बात की जाए तो कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, यानी जो कठिन शब्द है, ऐसे जो वेदों के शब्द है जिनको वैसे नॉर्मल भाषा में समझना आसान नहीं है, ऐसे चीजों की उत्पत्ति, ऐसे शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका अर्थ क्या बन सकता है, इसको बताता है निरुक्त। यानी वैदिक शब्दों के अर्थ को समझने तथा गूढ़ भाव जानने में निरुक्त ही सहायता करते हैं। ये होता है निरुक्त। आपका पांचवा जो एक प्रकार से वेदांग है वो है छंद। छंद की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मंत्रों में प्रयुक्त छंदों, खास करके लय, मात्रा और गति, इसका ज्ञान कराता है कि किस तरीके से किसी भी श्लोक में लय और कितनी मात्राएं होंगी, कितनी गति होगी, कहां पर कैसे बोलना है, ये सब छंद सिखाता है। वेदों के पाठ में शुद्धता, लयबद्धता तथा स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है कौन? छंद। और छठा आपका होता है ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष जो होता है ये समय की गणना के लिए उस समय का विज्ञान था। काल गणना यानी समय का गणना करने के लिए, तिथि बताने के लिए, और नक्षत्र यानी कि 27 नक्षत्र हैं, कौन सा नक्षत्र कब आएगा, कब किस नक्षत्र में राशियां प्रवेश करती हैं, सब कुछ यहाँ पर जानकारी है। ग्रह नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान कराता है कौन? ज्योतिष। यज्ञ, अनुष्ठान, त्योहार आदि के लिए शुभ और अशुभ समय निर्धारण करने में ज्योतिष का ही सहारा लेना पड़ता है। पंचांग के द्वारा ही डिसाइड होता है कि किस समय पे शादी होगी। आप देखते हैं शादियां जिस दिन होती हैं उसी दिन बारिश का मौसम भी लगा रहता है, क्योंकि आप देखेंगे जो नक्षत्र होता है शादियों का, वो बारिश का भी अच्छा नक्षत्र माना जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं, 27वां नक्षत्र जैसे चित्रा, स्वाति, मृगशरा, ठीक है, ऐसे ही उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, तमाम प्रकार के नक्षत्र होते हैं। ठीक है, और अभिजीत मुहूर्त एक होता है, अभिजीत नक्षत्र, जो हर दिन में 11:30 से 12:30 तक आता है। इस दिन कोई भी काम आप कर सकते हैं इस समय। वेदांग साहित्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, इनसे वैदिक काल की भाषा, समाज, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, कालगणना, विज्ञान आदि की विस्तृत जानकारी वेदांगों के माध्यम से हमको मिल जाती है। जो व्यक्ति वेदों को समझने में असफल है, उनको वेदों को समझने में सहायता प्रदान करता है वेदांग। वेदांगों के माध्यम से हमें वैदिक जीवन की पद्धति, उस समय की ज्ञान परंपरा का पता चलता है। साथ ही साथ में ये ग्रंथ प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और व्यवस्थित सोच के प्रमाण है। वेदों के अध्यापन, परंपरा एवं संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो वेदों के अध्ययन हेतु रचे गए सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा जाता है। वेदांग कुल 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा उच्चारण विज्ञान है, कल्प कर्म कांड से, व्याकरण भाषा विज्ञान, निरुक्त शब्द की व्युत्पत्ति, छंद लय विज्ञान, ज्योतिष गणित और खगोल विज्ञान। वेदों की रक्षा, पालन और अध्ययन में सहायक होते हैं वेदांग। तो इस तरीके से वेदांग का अध्ययन आपने कर लिया। अब रामायण एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। अब ये हो गया वैदिक पीरियड हो गया। अब महाकाव्यकालीन पीरियड आते हैं। इसमें क्या क्या हुआ ये भी एक स्रोत के रूप में रहता है, इसको समझते हैं दोस्तों। तो रामायण एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अगर देखें तो रामायण का परिचय। देखिए, रामायण प्राचीन भारत का एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने करी थी संस्कृत भाषा में। इसके यह 7 कांडों में बटा हुआ है। लगभग में 24,000 श्लोक इसमें लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने। रामायण में भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों, उनके राज्य, समाज और संस्कृति का वर्णन किया गया है। यह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है वाल्मीकि जी का रामायण। इसमें 7 कांड है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड यानी जंगल कांड, तीसरा कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा युद्ध कांड और सातवां उत्तर कांड। ठीक है, युद्ध कांड को लंका कांड रामचरितमानस में बताया गया है। अच्छा देखिए, रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि की रचना है। बहुत सारे बच्चे रामायण में भ्रमित हो जाते हैं और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास का नाम लगा देते हैं, लेकिन रामायण जो रचना है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और उसको लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रामचरितमानस किसने लिखा है तो आप बताएंगे कि तुलसीदास जी ने लिखा है। उसमें भी 7 कांड है, बस युद्ध कांड के स्थान पर लंका कांड वहां पर दिया गया है। युद्ध कांड लंका कांड सेम ही है। रचनाकार रामायण के कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, इनको आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि जी को। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिए। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं।
विषय वस्तु क्या है रामायण की दोस्तों? रामायण में भगवान राम के जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक की पूरी कथा है। इसमें राक्षस राज रावण का वध किया गया है। भगवान राम के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में धरती पर अवतार लेते भगवान विष्णु के अवतार हैं। सीता माता को रावण हर लेकर के जाता है, उन्हीं की खोज में भगवान राम पंचोटी से आगे बढ़ते हैं और समुद्र सतयुग समुद्र पर जो है पुल बांध करके बंदरों की सेना के साथ राजा सुग्रीव के साथ मिल करके लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे महारथियों को पराजित करते हैं। माता सीता को अग्नि परीक्षा करवाने के बाद में फिर अयोध्या लेकर के आते हैं और इस तरीके से रामायण खत्म होता है, मतलब पूर्ण होता है। धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं। आदर्श राज की स्थापना का वर्णन जो है भगवान राम करते हैं। भगवान राम जो है वो आदर्श राजा भी हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श बड़े भाई हैं, आदर्श पुत्र हैं और आदर्श प्रजापालक हैं। रामायण में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का समावेश आपको दिखाई पड़ता है। इसमें परिवार, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के अनेक पक्षों का वर्णन मिलता है। रामायण से दोस्तों प्राप्त जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी है उसको इस बॉक्स के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर एक चीज समझने की योग्य है कि यहाँ पर जैसे कि हमको राजनीति के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार की जानकारियां हमको मिल जाती हैं रामायण से। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, राजनीतिक जानकारी जो मिलती है, राजतंत्र की इस व्यवस्था जो कि वहां पर जैसे राजा दशरथ के लड़के हैं भगवान राम और ज्येष्ठ पुत्र, तो ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाया जाता था और मतलब कि कोई चुनाव नहीं होता था राजा बनने के लिए, ठीक है। राजा का पुत्र है जो बड़ा वही राजा बनेगा, ये एक प्रकार से निर्विवाद रूप से वहां पर प्रचलित था, यानी राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ठीक है। राजा के क्या कर्तव्य है, मंत्री परिषद, युद्ध नीति सब कुछ हुआ करती थी। दशरथ का शासन, राम का राज्याभिषेक और रावण की लंका, ये उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक, परिवार व्यवस्था, विवाह, स्त्री पुरुष संबंध, आश्रम व्यवस्था, ये सब प्रचलित था, ठीक है। राम सीता का विवाह हुआ, माता पिता की आज्ञा मानी और भाई भाई का प्रेम भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो कृषि भी होती है, पशुपालन भी किया जाता है, व्यापार भी होता है, धन धान्य की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। अयोध्या और लंका की समृद्धि, वन उत्पादों का वर्णन, सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है। वनों में राजा राम कंदमूल फल का भोग करते हैं, वही राम अयोध्या में बढ़िया 3600 प्रकार के व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं। लंका में महाराज रावण की सोने की लंका है, वहां पर तमाम प्रकार के बाग बगीचे लगे हुए हैं, वाटिका है, अशोक वाटिका, जिसको हनुमान जी ने तोड़ फोड़ डाला था, तो इन सभी की समृद्धि मिलती है। धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो देवताओं की पूजा की जाती है, यज्ञ होते हैं, यज्ञ के द्वारा ही भगवान राम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। व्रत, धर्म की पालन की परंपरा है। ऋषि मुनियों के आश्रम, यज्ञ का उल्लेख, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम जी आते हैं और ऋषि मुनियों का आश्रम को जो राक्षस लोग भंग करते हैं उसको, ठीक है। तो जो है भगवान राम किस लिए आए थे? धर्म हियत अवतरे गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आए थे। जब जब होय धर्म कह हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, ठीक है। तब अलग अलग शरीर में भगवान आते हैं पृथ्वी पर और जो है सज्जनों की जो पीड़ा है उसको हरते हैं, ठीक है। संस्कृति में अगर देखें तो तमाम प्रकार के त्योहार का वर्णन आपको दिखेगा, संगीत, नृत्य, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज भी आपको दिखाई पड़ेंगे। अयोध्या में उत्सव होता है, चाहे राज तिलक की तैयारी हो, वनवास की जीवन शैली भी आपको दिखाई पड़ती है, धोती कुर्ता में बढ़िया से अगर किसी को वनवास मिलता है तो कैसे जाते हैं। विवाह की रस्में भी आपको जनक के जी के यहाँ पर दिखाई जाती हैं और किस तरीके से विवाह होता है आप वहां पर देख पा रहे होंगे। विवाह कैसे होता है दोस्तों? विवाह जो है होता है स्वयंवर की प्रथा होती है, वीरता, ठीक है, उस टाइप का विवाह यहाँ पर होता है। प्रतियोगिता रखी जाती है। ऐतिहासिक महत्व क्या है रामायण का दोस्तों? रामायण प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रंथ हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा की जानकारी देता है। इससे हमें प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान का सही पता चलता है। रामायण भारतीय संस्कृति और आदर्शों की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने करी थी, 7 कांडों में बटी हुई रचना है। रामायण में राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन किया गया है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रामायण के प्राचीन भारत की संस्कृति, रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की जानकारी मिलती है। चारों पुरुषार्थों का समावेश है। रामायण एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें आपने यहाँ पर समझा, ठीक है। अब दूसरा है आपका महाभारत, ये भी महाकाव्य काल में ही आता है। महाभारत की अगर बात की दोस्तों तो ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। महाभारत का परिचय समझते हैं। महाभारत प्राचीन भारत का दूसरा महान ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह ग्रंथ लगभग में 1 लाख श्लोकों का है। 24,000 श्लोक थे रामायण में और 1 लाख
श्लोक है किसमें दोस्तों, महाभारत में। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये, 18 पर्वों में बटा हुआ है। जैसे रामायण कांड में बटा था तो ये पर्व में बटा हुआ है, पर्व। ठीक है, ये रामायण जो है कांड में बटा हुआ है, 7 कांड में है, 24,000 श्लोक है। ये 1,00,000 श्लोक इसमें है और ये पर्व में बटा हुआ है। ठीक है, 18 पर्व में बटा हुआ है रामायण महाभारत, 18 पर्व में। पर्व माने होता है अध्याय, जैसे कांड होता है अध्याय, ऐसे ही जो है पर्व माने अध्याय होता है। सर्ग माने अध्याय, सर्ग, पर्व, कांड, ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे आप आगे हिंदी में पढ़ते हैं, कामायनी में 15 सर्ग है, तो सर्ग भी ऐसे पर्व टाइप का ही होता है। एक एक अध्याय को पर्व या सर्ग कहते हैं। 18 पर्व, पहला पर्व है आदि पर्व और लास्ट पर्व है हरिवंश पर्व। ठीक है, आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वन पर्व, चौथा है विराट पर्व, पांचवा है उद्योग पर्व, उच्योग पर्व, छठा है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व में ही आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते। किस पर्व में? भीष्म पर्व में। ठीक है, श्लोक मतलब गीता, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक जो है वो सारे के सारे भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। द्रोण पर्व इसके बाद में, फिर आता है कर्ण पर्व, फिर आता है शल्य पर्व, फिर आता है सौभिक पर्व, सात्विक पर्व, फिर स्त्री पर्व, फिर शांति पर्व, फिर अनुशासन पर्व, फिर आश्रम पर्व या अगस्त पर्व। ठीक है, फिर आपका मौसल पर्व, फिर महाप्रस्थानिक पर्व, फिर स्वर्गारोहण पर्व और फिर हरिवंश पर्व। इस तरीके से आपके ये 18 पर्व है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यह केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता महाभारत, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी ज्ञान देता है। इसे पंचम वेद भी कभी कभी कह दिया जाता है महाभारत को। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, बात आप ध्यान रखेंगे। रचनाकार इसके है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। ठीक है, वेद व्यास के नाम से ही इसको जाना, मतलब कि इनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। वेदों की रचना मतलब संकलन इन्होंने ही किया था, इसलिए इनको वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, और ये भी महाभारत के ही एक पात्र के रूप में आते हैं, रानी सत्यवती के पुत्र माने जाते हैं। विषय वस्तु, कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। राजनीति, धर्म, नीति, समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का विस्तृत ज्ञान आपको मिलेगा। कूटनीति उधर शकुनी चलाते हैं, उधर भगवान श्री कृष्ण की राजनीति, दोनों का आपस में द्वंद्व चलता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त कहानी है। अगर महाभारत को आपने अच्छे तरीके से नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, चाहे इसको आप पढ़ लीजिएगा, बड़ी जबरदस्त कहानी है दोस्तों। ठीक है, भगवत गीता के उपदेश, भीष्म उपदेश, विदुर नीति, अनुशासन पर्व आदि में जीवन से उपयोगी तमाम प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। व्यक्तित्व के कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य, आपत्ति स्थिति, मोक्ष मार्ग, इन सभी का वर्णन जो है महाभारत में किया गया है। ठीक है, महाभारत से प्राप्त ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी की अगर बात की दोस्तों, तो राजनीतिक जानकारी, राजतंत्र, सभा, मंत्री परिषद, दूत व्यवस्था, युद्ध नीति, इन सभी के बारे में बढ़िया जानकारी महाभारत से मिल जाती है। आप देखेंगे विदुर दूत बन करके जाते हैं, कभी कभी शांति दूत बन करके आप देखते भगवान श्री कृष्ण आए थे। ठीक है, भीषण विध्वंस बचाने को, ठीक है, दुर्योधन को सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परजन परस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। ठीक है, ऊपर से हरि को बांधने चला। ठीक है, जो असाध था साधने चला। तब जब भगवान को बांधने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा कि जंजीर, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मतलब कि सूर्य चंद्रमा सब मुझी में विलीन है, तू मुझे बांधने चला है। अगर तुम्हारी औकात है तो जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हे दुर्योधन, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप वहां पर दिखाई पड़ता है हस्तिनापुर के सभा में। सब अलग अलग, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उसी प्रकार से लोग देखने लगे। ठीक है, उदाहरण हस्तिनापुर राज्य, भीष्म की राजनीतिक नीतियां, ये सब आपको दिखाई पड़ती है। सामाजिक तौर पर वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह प्रथा, स्त्रियों की स्थिति के बारे में बढ़िया जानकारी मिलती है। द्रौपदी स्वयंवर, कुंती, गांधारी की भूमिका, सब आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। तो यानी कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। आर्थिक, कृषि, पशुपालन, व्यापार, कर व्यवस्था, दान प्रथा, ये सब आपको दिखाई पड़ती है। जैसे युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ करना हुआ, बहुत सारा दान किया था उसमें। व्यापारियों का भी उल्लेख मिलता है, व्यापार भी होता है इसमें। धार्मिक चीजें, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, पूजा पद्धति, धर्म के सिद्धांत भी है। जैसे भीष्म उपदेश, भगवत गीता का उपदेश, सब धर्म की ओर संकेत करते हैं।
सांस्कृतिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, शिक्षा, कला, खेल कूद भी आपको दिखाई पड़ता है। अर्जुन का गांडीव कौशल दिखाना हुआ जब लोग सीख करके आए गुरु द्रोणाचार्य से, तब यहाँ पर आप देखते हैं हस्तिनापुर में एक सभा की गई, वहां पर सभी का अपना युद्ध कौशल करना था खेल कूद के रूप में। ठीक है, तो ये सब चीजें, अभिमन्यु का चक्रव्यूह का ज्ञान, ये सब सिखाता है कि संस्कृतियां भी उस समय उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये ऐतिहासिक तौर पर अगर महत्व की दृष्टि से बात की जाए इस ग्रंथ की, तो ऐतिहासिक महत्व भी है। महाभारत प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्वसनीय स्रोत है। इससे हमें कुरुवंश, राजतंत्र, प्रशासन, सेना व्यवस्था, इनके बारे में जानकारी मिलती है। भगवत गीता में दिए गए उपदेश भारतीय दर्शन और नैतिकता का अमूल स्रोत है। यह ग्रंथ इतिहास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर थोड़ा सा की पॉइंट्स देख लीजिए। महाभारत का रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। महाभारत में 18 पर्व है, लगभग में 1 लाख से अधिक श्लोक है। पंचम वेद कहा जाता है इसको। कौरव पांडव युद्ध के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान मिलता है। महाभारत से राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति की जानकारी भी मिलती है। भगवत गीता, भीष्मोपदेश, विदुर नीति इसमें विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है। अब अभिलेख, शिलालेख एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये क्या होते हैं, देखिए अभिलेख का अर्थ, अभिलेख क्या होता है इसको भी समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने रखा कि अभिलेखों के बारे में समझ लीजिए आप। देखिए अभिलेख वे लेख हैं जिन्हें पत्थर, धातु, मिट्टी, ताम्रपत्र, स्तंभ, गुफा, शिला या अन्य कठोर पदार्थों पर उत्कीर्णनी खोद करके लिखा जाता है, उसी को हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों को शिलालेख भी कहा जाता है। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला अभिलेख है शिलालेख, जो पत्थरों पर खोद करके तैयार किया गया। दूसरा है ताम्रपत्र लेख, यानी तांबे की पट्टियों पर लिखा जाता है। स्तंभ लेख, स्तंभों पर खुदे लेख होते हैं। गुफा लेख, गुफाओं की दीवारों पर लिखा जाता है। मुद्रा लेख या मोहर लेख में मोहरों या सिक्कों पर कुछ चीजें लिखी होती हैं। मृद लेख यानी मिट्टी के बर्तनों पर या मूर्तियों पर लिखावट होती है, उसी को मृद लेख कहते हैं। मृद भांड मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है। मृद लेख मिट्टी के बर्तनों पर जो चीजें लिखी होती है उसको मृद लेख कहा जाता है, या मूर्तियों पर लिखावट को कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अभिलेख का नाम, अब देखेंगे जैसे कुछ अभिलेख हमको मिले हैं, ऐसे अभिलेख का नाम। अब अशोक के शिलालेख, ठीक है, किसने लिखवाया था? अशोक ने लिखवाया था। किस काल के? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। स्थान भारत के विभिन्न स्थानों पर मिले हैं। विषय वस्तु धर्म, नीति, नैतिक उपदेश, प्रशासन, जनता कल्याण के लिए लिखे गए हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने लिखवाया, 4वीं शताब्दी ईस्वी का समय। प्रयागराज में स्थित है इलाहाबाद। समुद्रगुप्त की विजय, दान, प्रशासन और गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। महसूली का लेख खारवेल राजा ने लिखवाया था, कलिंग के नरेश थे, कलिंग के राजा थे। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 100 साल पहले के समय काल के राजा है ये। उदयगिर उड़ीसा में ये स्तंभलेख मौजूद है। ठीक है, खारवेल के कार्य, जैन धर्म की रक्षा और जन कल्याण के बारे में इस जो है शिलालेख में लिखा गया है। अगला है जूनागढ़ का लेख, रुद्रदामन ने लिखवाया था 2वीं शताब्दी ईस्वी में। जूनागढ़ यानी गुजरात में है ये। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, राजकीय उपाधियां भी इन्होंने करवाया था, रुद्रदामन ने। ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? वो जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होता है। एहोल प्रशस्ति, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया 7वीं शताब्दी ईस्वी में। एहोल यानी कर्नाटक में पुलकेशिन द्वितीय की विजय हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ये बात ध्यान रखेंगे। यात्राएं, दान और गुणों का वर्णन किया गया है। तो ये सब हालांकि आपके आगे के हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए इसको चार्ट के रूप में मैंने रखा। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की अगर बात की दोस्तों, तो राजा वंश, शासनकाल तथा उनके कार्यों की जानकारी यहाँ से मिल जाती है। धार्मिक मान्यताएं, नीतियों और सामाजिक जीवन का ज्ञान हो जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था, कर प्रणाली और न्याय व्यवस्था का पता चलता है। कला, भाषा, लिपि, साहित्य और शिक्षा की जानकारी भी यहाँ से मिल जाती है। उस समय की आर्थिक स्थिति, व्यापार कैसा था, उद्योग, दान की जानकारी, ये सब प्राप्त होती है। अभिलेखों का महत्व ये है दोस्तों यहाँ पर कि ये हमारे प्राचीन इतिहास को प्रमाणित और विश्वसनीय बनाते हैं। इनसे घटनाओं का सही कालक्रम निर्धारित होता है। ये प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा का ज्ञान करवाते हैं। इनका अध्ययन करके इतिहास को सटीक रूप से समझा जा सकता है अभिलेखों का। इसीलिए अभिलेखों के बारे में मैंने यहाँ पर और जानकारी दे दी आपको। ठीक है, अभिलेख वे लेख हैं जो पत्थर, ताम्रपत्र, स्तंभलेख पर आप लिखवाई जाती है। सब चीजें आपने समझ लिया। ठीक है, पूरा मैंने विस्तार समझा दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इन सभी का पूरा PDF प्राप्त करना है
और ऐसे ही सभी यूनिट के आपको मिल जाएंगे। ये पहला इकाई का नोट्स था और क्लास मैंने दी। ऐसे ही सभी यूनिट के आपको अगर नोट्स प्राप्त करने हैं, 8 यूनिट है, 8 यूनिट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। ध्यान रखेंगे फीस लगती, बिना फीस के आपको नोट्स नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और बहुत कम फीस रख दी गई है। इतना अच्छा नोट्स तैयार करवाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, फीस देना पड़ता है, बहुत सारे फीस लगते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए अगर पैसे खर्च किए दोस्तों तो आपको भी थोड़ा बहुत, और 150 रुपए में 1 साल तक आपको नोट्स मिलेगा। उसमें 1 साल तक 150 रुपए में, और केवल 6 महीने तक केवल फर्स्ट सेमेस्टर का लेने के लिए केवल 100 रुपए। और आपको 1 साल तक नोट्स, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का नोट्स और पूरा सेकंड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का नोट्स। इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूं, इंग्लिश का कम नोट्स मिलेगा। तो और सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाते हैं मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में, 1 सेमेस्टर का, 150 रुपए में दोनों सेमेस्टर का। तो इतना जबरदस्त आपको मिलेगा, तो आपको और कहीं पर भटकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इस नंबर पर अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दोस्तों 100 रुपए रखी गई है। सेकंड सेमेस्टर की, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का फीस इकट्ठा जमा कर दीजिए, ताकि फर्स्ट का जब पेपर हो जाएगा दिसंबर में, फिर उसके बाद में आपका सेकंड सेमेस्टर की शुरू से तैयारी आपकी शुरू करवा दी जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस इकट्ठा जमा करेंगे तो आपकी 50 रुपए की बचत होती है, यानी 150 रुपए में आपको मिल जाएगा पूरा 1 साल तक। वैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, सेकंड का भी 100 रुपए, तो सेकंड एंड फर्स्ट का दोनों का 100 रुपए हो जाएगा आपका 200 रुपए। यहाँ पर केवल 150 में आपका हो जाएगा अगर इकट्ठा जमा करते हैं तो। ठीक है, ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है, तो आप जल्दी से जल्दी आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए मजेदार बात यह है कि आपको जुड़ना कैसे, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, पेमेंट का बहुत सरल तरीका है। व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर मात्र और मात्र केवल 1 सेमेस्टर का फीस जमा करना, तो 100 रुपए जमा कर दीजिएगा, और दोनों सेमेस्टर का तो 150 रुपए आप जमा कर, 200 नहीं 150 रुपए जमा कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स ग्रुप और बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने घर में हैं और आप ऑनलाइन माध्यम नहीं यूज करती हैं या नहीं यूज करते हैं, तो आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम चलाता होगा, गूगल पे, फोन पे कोई चलाता होगा, आप अपने घर में किसी से भी फीस जमा करवा दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, और आप जो जिस नंबर से आपको जुड़ना हो वही इसी नंबर से एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज ग्रुप अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लेकर के परेशान मत होइएगा। अब जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको लाइव क्लास की लिंक भी उसी ग्रुप में मिलती रहेगी, जो पुरानी वीडियोस है उनका भी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपके हस्तलिखित नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं। इस टाइप की क्वालिटी जो मैंने अभी आपको दिखाई, इस टाइप के नोट्स आपकी 8 इकाइयों के नोट्स मिल जाएंगे। ये 8 इकाई यानी सारी यूनिट के नोट्स पूरे, और सबसे इंपॉर्टेंट 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के, लिखित के, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस के, और पिछले कम से कम 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ये सब आपको तमाम सारे प्रैक्टिस सेट, सब जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर में सेट करता हूँ, पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों को शामिल करके तब उसको मैं पढ़ाता हूँ, और सारे प्रश्न जो मैं बताता हूँ वो परीक्षा में आता है। पिछले 7 वर्षों से 8 वर्षों से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट जानकारी देता हूँ। शुक्ला स्टडी पॉइंट पूरे यूट्यूब पर बीए का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। विभिन्न विश्वविद्यालय के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कि आपके जैसे आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहेलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारू बरेली रोहेलखंड, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, और जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इसके अलावा छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, या ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, और तमाम प्रकार के स्टेट यूनिवर्सिटी बिहार के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे जो है उत्तर प्रदेश के हो, जहां तक हिंदी भाषा समझ में आती है लोगों को, वो सब आपको मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो आपके लिए बड़ा बेटर है, तुरंत जुड़ जाइए, देर मत। 9984 039 139 पर तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिए, देर मत कीजिए। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये इकाई संख्या 1 के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए मुख्यतया कितने प्रकार के स्रोत माने जाते हैं? मुख्यतः दोस्तों 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, 3 प्रकार के दोस्तों। मुख्यतः प्राचीन भारतीय इतिहास में विदेशी यात्रियों का विवरण नहीं मिलता है, इसीलिए 2 ही प्रकार के मान सकते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत।
अब ऐतिहासिक जो आपके विदेशी यात्रियों का विवरण होता है, ये आपको जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे या मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, वहां पर विदेशी यात्री आएंगे भारत में। विदेशी यात्रियों का विवरण जो है प्राचीन इतिहास की जानकारी उतना जबरदस्त नहीं देता है जितना आपको ये देते, तो दो ही मान सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा प्रश्न, पुरातात्विक स्रोतों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अभिलेख शामिल है, सिक्के शामिल हैं, और इसके अलावा स्मारक भी शामिल है। पुराण दोस्तों जो होते हैं ये साहित्यिक स्रोत होते हैं, ना कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं। अगला तीसरा प्रश्न आपका आ चुका, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और अगर भाषा पूछेगा तो पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक का मुख्य शिलालेख नहीं है? अशोक का मुख्य शिलालेख दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अशोक का जो शिलालेख है, लघु शिलालेख, शिलालेख यानी 14 प्रमुख शिलालेख, गुहालेख, ये सब है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों, इसको समुद्रगुप्त ने लिखवाया था, ठीक है, वो इनका नहीं है अशोक का, ये बात आप ध्यान रखिए। प्रश्न है, भारत में ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित होते हैं? तो ये दोस्तों दान से संबंधित। ताम्रपत्र लेख जो तांबे का दान पत्र होता था उसी पर लिखवा देता था, दान पत्र पर ही लेख लिखा रहता था, तो ये दान से संबंधित होते हैं। अगला छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख गुप्तकालीन है? इनमें से दोस्तों मेहरौली का लौह स्तंभ लेख गुप्तकालीन अभिलेख है, ये बात ध्यान रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। आप बड़े आराम से प्रश्नों को लगा रहे होंगे अगर आपने मन लगा करके क्लास को किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन माना जाता है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के बाद में फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। वेद त्रय में यही 3 वेद शामिल है, बात ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से वेदों के अंग नहीं है। वेदों के अंग दोस्तों आपका धर्मशास्त्र कोई वेद का अंग नहीं है, बाकी निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, ये सब आपके वेद के अंग है। वेद के अंग कितने हैं? 6 वेद अंग है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा गया निरुक्त किस वेदांग से संबंधित है? तो निरुक्त दोस्तों निरुक्त से ही संबंधित है, निरुक्त वेदांग से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, तब 11 से लेकर के 20 तक अब देखते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं और लिखित वाले जो है आपके तैयार ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब कि जब मैंने पढ़ा रहे थे हम तभी से। जैसे वहां से पूछेगा कि पुरातात्विक साक्ष्य का महत्व बताइए, पुरातात्विक साक्ष्य से आप क्या समझते हैं, धार्मिक आर्थिक जीवन के बारे में क्या जानकारी देता, तो आप आसानी से बता सकते हैं। छंद वेदांग का संबंध किससे है? तो छंद वेदांग का संबंध दोस्तों छंदों से है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता है। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता है। रामायण किस भाषा में लिखा गया है? रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महाभारत को पंचम वेद किसने कहा था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो कुल मिलाकर के दोस्तों कितने पर्व है? 18 पर्व है इसमें, ठीक है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, 24,000 श्लोक रामायण में है। 17 नंबर, पुरातात्विक उत्खनन से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं इससे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ है? अब कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल दोस्तों इनमें से आपके सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे में आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे लोथल, कालीबंगा, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब। 19 नंबर क्वेश्चन से सिक्कों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो सिक्कों से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, इतिहास लेखन में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है? तो इतिहास लेखन में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व होता है दोस्तों, ये अतीत के भौतिक प्रमाण प्रदान करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया, जान लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नंबर अगर आपको पीडीएफ नोट्स इन सभी का सारे यूनिट का हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 पर, ठीक है। ये आपके लिए बेटर जो है सबसे सभी यानी पूरे इकाई का नोट्स आपको मिल जाएगा। बस इस पे आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज देना। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है और 2 सेमेस्टर का फर्स्ट एंड सेकंड का इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो आपके लिए 50 रुपए छूट है, 150 रुपए में आपको
1 साल तक की फीस जमा हो जाएगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, सभी इकाइयों का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिलेंगे सभी यूनिवर्सिटी का। ये बात ध्यान रखें। जैसे आप व्हाट्सएप पर रेस्पॉन्स करेंगे, आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के 100 रुपए, फर्स्ट एंड सेकंड के दोनों के एक साथ 150 रुपए, यानी 1 साल तक की फीस 150 रुपए है और 6 महीने तक की फीस केवल 100 रुपए है। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। अब ध्यान रखें, अभी जुड़ेंगे तो 6 महीने आप दिसंबर तक पढ़ेंगे, जनवरी तक पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन जब आप अक्टूबर में, नवंबर में ही जुड़ेंगे तो फिर उसमें आप जो है पेपर तक ही पढ़ पाएंगे, यानी कि पेपर होने के बाद में फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। पेपर हो गया, अब चाहे आप कल पेपर है, आज अगर आप जुड़ रहे हैं तो उसी के लिए आपके 100 रुपए लग जाएंगे। इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड का इकट्ठा जमा करेंगे तो आपको पूरा ये रहेगा कि हाँ 6 महीने 7 महीने 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा उसमें, क्योंकि हो सकता है सारे वीडियो हमारी ये आप परीक्षा के दौरान ही देख रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, धन्यवाद।